कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में लगातार पांचवें दिन दबाव। निफ्टी 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ 24,250 के करीब। बैंक निफ्टी में भी गिरावट ज्यादा। मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज हल्की नरमी के साथ कर रहे कामकाज। वहीं इंडिया विक्स में 2% से ज्यादा की बढ़त। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। पहली तिमाही में दमदार प्रदर्शन से फिजिक्स वाला में रफ्तार करीब 5% उछलकर बना आज का हीरो। वही सेलेसी की बुलिश रिपोर्ट से अशोक लेलैंड 2% चढ़ा। साथ ही जेपी मॉर्गन की ओवरवेट रेटिंग से एम्बर में भी तेजी, लेकिन जेफरीज के डाउनग्रेड से 4% टूटा बीएसई। रिजल्ट के बाद वोल्टास भी कमजोर। उधर चार्ट जीपीटी शेयर हैल वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। आईटी और सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा दबाव। 1% से ज्यादा फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। आईटी में 2% की गिरावट के साथ वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल इंफोसिस और एम्फेसिस। साथ ही कैपिटल मार्केट, रियल्टी और एफएमसीजी में भी दबाव। वहीं डिफेंस, ऑटो और कैपिटल गुड्स में हल्की बढ़त। कमजोर नतीजों के बाद टूटा जैगल प्रीपेड शेयर 20% के डाउन सर्किट पर। साथ ही 7 से 13% तक फिसले श्नाइडर और एनएमडीसी स्टील। उधर रिजल्ट के बाद पूर्वांकरा में जोश, शेयर में 10% का उछाल। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और आज क्योंकि मंडे का सेशन है तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाबा सर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही बताएंगे किस मार्केट में करना क्या है। हफ्ते का पहले कारोबारी सत्र और मार्केट प्रेशर में है। निफ्टी भी डेज लो के आसपास आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में भी प्रेशर है और बैंक निफ्टी 338 अंक अब नीचे। इनफैक्ट यहाँ पर भी देखिए डेज लो के आसपास ही कामकाज होता हुआ। और पीएसयू बैंकिंग स्पेस रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने यहाँ पर खासा प्रेशर बनाया है। निफ्टी भी प्रेशर में क्योंकि आईटी भी बैकफुट पर है, तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी ख़राब मार्केट के लिए। बैंक साथ ही आईटी टूटते हुए और आज ब्रेथ भी आपको ख़राब नज़र आएगी क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो वहाँ पे नरमी देखने को मिल रही है। हालांकि फ्लैट ही है। आज थोड़ा मिड कैप ज़्यादा टूटा अगर स्मॉल कैप से कंपैरिजन करें तो, लेकिन प्रेशर में रुपए में भी कमज़ोरी है। शुरुआत कमज़ोरी के साथ हुई थी रुपए में भी। तो ये तमाम समीकरण फिलहाल मार्केट के लिए नेगेटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दे रहा है फिलहाल मार्केट, जैसा कि डिस्कस हुआ था। हैल, मोतीलाल ओसवाल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, हिंजिंग जैसे काउंटर्स ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन क्या इस मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही अपनाना बेहतर स्ट्रैटेजी होगी या इंडाइसिस में अभी भी मौके हैं ट्रेड्स के? समझ लेते हैं गाबा सर से। गाबा सर, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और स्वागत है आपका शो में। जिस तरीके से प्रेशर दोनों में हम देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्या लगता है इंडाइसिस से दूरी बनाएं और स्टॉक स्पेसिफिक हो जाए सर? इनफैक्ट गुड मॉर्निंग टू यू। वीकनेस तो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में। जब खुला है गैप डाउन, उसके बाद लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस वीकनेस से स्ट्रेंथ नहीं है। इसमें जो भी अपमूव मिलेगा मैं उस अपमूव में डाउट करूंगा। अब ट्रेड करा है निफ्टी फ्यूचर्स 24,313, नियर टर्म टारगेट 23,300 का, लेकिन उसको भी ब्रीच हो सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक नजर आता है। ट्रेड करा है 57,293, हो सकता है 57,000 भी चला जाए। यू नेवर नो, बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक है। अगर बैंक निफ्टी नीचे आया तो निफ्टी को नीचे ले आएगा। तो दोनों ही वीक है। मैटर ऑफ फैक्ट दोनों में गिरावट है फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो क्या अप्रोच हो आपकी, वो हमने डिस्कस कर ली। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने प्रश्न भेजें इस नंबर पर 7045220000। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सीएनबीसी आवाज़ के प्लेटफॉर्म्स पर #AskAwaz या फिर श्रेया ठाकुर यानी कि मुझे पर्सनल डीएम करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे पहले इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार जी लखनऊ से। सुशील जी नमस्कार। सुशील जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुशील जी ठीक है, उनसे राब्ता नहीं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गाबा सर को नमस्कार। नमस्कार। जी जी मैडम, मेरा एक यथार्थ हॉस्पिटल है 400 शेयर 748 पे। ठीक है।
सेकंड है पारस डिफेंस 50 शेयर 1333 पर। क्या आप पूछना चाह रहे हैं दोनों स्टॉक्स में? पीछे गावा सर ने से ही एडवाइस आई थी करीब 1 महीने पहले यथार्थ मैडम, तो उन्होंने कहा था 1000 तक होल्ड करो, बट रिजल्ट के बाद ये 920 के आसपास तक गया, उसके बाद फिर से एकदम से नीचे आया है। तो वही इसमें पूछना था कि इसमें क्या किया जाए, और पारस डिफेंस में भी जो है। ठीक है, यथार्थ हॉस्पिटल से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि आपकी खरीद अभी 748 की है और उसके ऊपर ही कामकाज कर रहा है, तो प्रॉफिट में है आप। सही बात कही आपने, 920 तक गया था इस काउंटर, फिर वहां से थोड़ा करेक्ट हो चुका है, लेकिन 1 महीने से कंसोलिडेट तो किया है, लेकिन 6 महीने का चार्ट देखिए आप, अच्छा करता हुआ। और क्योंकि हॉस्पिटल स्टॉक्स को लेकर वो बिलिंग कैपिंग को लेकर खबरें भी आ रही थी, सिफारिश की गई है अभी उस चीज़ों को लेकर, अभी तक उसको तब्दील नहीं किया गया है, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पे कब क्या कुछ अपडेट आता है। तो क्या किया जाए गाबा सर? स्टॉक्स 6 महीने में अच्छा चला है, अब यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी हो? देखिए, बेसिकली इसमें 5 महीने का कंसोलिडेशन हुआ है यथार्थ हॉस्पिटल में। उसके बाद एक ब्रेकआउट भी मिला, 920 पे चला गया। नॉर्मली जैसे एक कंसोलिडेशन है उसके हिसाब से लगता है 1000 तक जाना चाहिए। अब शायद जैसे कि आपने बताया कुछ नेगेटिव न्यूज आई है, अब ट्रेड कर 846 पर 820 का स्टॉप लगाइए, बस कंटिन्यू कीजिए होल्ड। अगर टर्न भी हो गया ना फिर भी इनको मुनाफा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा 1000 का टारगेट अब भी वैलिड है, वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। कभी कभी टाइम वाइज करेक्शन होता है, कभी 5 महीने का हुआ है, 5 महीने का 6 महीना भी हो सकता है साइडवेज मूव। तो आई थिंक इट्स होल्ड यथार्थ हॉस्पिटल। ओके, यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ पर होल्ड करने की राय है फिलहाल, और काउंटर में भी स्ट्रेंथ नजर आ रहा है, तो होल्ड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट से बातचीत की जाए। देखिए, पहले तिमाही में अशोक लेलैंड के नतीजे अनुमान से ठीक ठाक ही रहे, इनफैक्ट एस्टिमेटेड विथ इन लाइन ही रहे हैं। मुनाफे में करीब 3% तो रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ हमें देखने को मिली, लेकिन कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल्स की लागत बढ़ने से मार्जिन पर प्रेशर दिखा है। इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ शेनु अग्रवाल जी। शेनु जी, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ को वक्त देने के लिए। श्रेया बात कर रही हूँ, गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा, मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ हमें Q1 में देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद मार्जिन पर प्रेशर दिखा है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं ऐसे कहूँगा कि Q1 की परफॉर्मेंस से एक्चुअली हम काफ़ी खुश हैं, और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके 2 तरीके हैं अलग अलग देखने के। पहला है कि डिमांड कैसी रही और अशोक लेलैंड ने कैसा किया। तो डिमांड में एक बहुत अच्छा मोमेंटम Q1 में आया, और आप जानते हैं कि Q1 इतना आसान नहीं था डिमांड के पर्सपेक्टिव से। बहुत सारा हेडविंड्स था, बहुत सारे चैलेंजेस थे। फ्यूल अवेलेबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज Q1 में देखने को मिला। डीजल के प्राइसेस काफ़ी बढ़े Q1 में, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन सब के बावजूद इंडस्ट्री जो है, जैसे एमएचसीवी को देखें तो लगभग 13 से 14% की ग्रोथ एमएचसीवी इंडस्ट्री में रही है। एलसीवी इंडस्ट्री उससे भी बेहतर की है। तो ये हमको एक चीज बताता है कि जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, जो मोमेंटम है, वो बहुत स्ट्रांग है इस वक्त सीवी इंडस्ट्री का। और ये शुरुआत इसकी हुई थी पिछले साल सितंबर के बाद, जब जीएसटी रेट कट अनाउंस हुआ था। तो पहला जो Q1 को देखने का नजरिया है वो ये है कि डिमांड में बहुत दम है। दूसरा जो पॉइंट है जो कि ज्यादा मार्जिन से रिलेटेड है, उसका एक कारण रहा है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं Q1 में, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। और ये भी थोड़ा अनयूजुअल है क्योंकि इतना तेजी से कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना, और वो भी इतने कम समय में, काफ़ी बार नहीं देखा गया है। सो अभी कमोडिटी प्राइस में जो अच्छी बात हम कर पाए वो ये है कि हालांकि इसका इम्पैक्ट काफ़ी सीवियर होता, लेकिन कुछ लीवर्स हमने यूज़ किए और फॉर्चुनेटली वो सभी काम किए। जैसे पहला ठीक है, लीवर्स आपने यूज़ किए, वो फॉर्चुनेटली काम किए हैं। लेकिन जब पिछली दफ़ा Q4 में आपसे चर्चा हो रही थी शेनु जी, आपने कहा था कि आशियान मार्केट को लेकर आप काफ़ी पॉजिटिव हैं और इसे भारत के बाद चौथा होम मार्केट बनाने की भी आपने बात कही थी। तो Q1 के बाद अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, यहाँ पर क्या अपडेट?
बिल्कुल सही है ये बात कि आसियान एक ऐसी मार्केट है जिसमें बहुत पोटेंशियल है अशोक लेलैंड के लिए। और आसियान हमने ये भी प्लान किया है कि आसियान विल बी आवर फोर्थ होम मार्केट आउटसाइड इंडिया। हमारी जो 3 होम मार्केट्स हैं वो जीसीसी है, सार्क है, अफ्रीका है, और अभी हम आसियान पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। नाउ इसके 2-3 अलग अलग पहलू हैं। पहला ये कि किसी भी नई मार्केट में जाना और अगर उसको होम मार्केट का दर्जा देना है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वहां पर आपको लोकल मैन्युफैक्चरिंग या लोकल असेंबली शुरू करनी होती है। वहां आपको लोकल लोग हायर करने पड़ते हैं, लोकल एस्टैब्लिशमेंट, अपने ऑफिस वगैरह लगाने पड़ते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनानी पड़ती हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। तो ये सब पर बहुत तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि हमने वहाँ की एक लोकल कंपनी है पीटी पिंडैट, जो कि एक इंडोनेशियन गवर्नमेंट की कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी काम कर रही है। उसके साथ हमने एक एमओयू साइन किया था, जिसकी वजह से हमारा डिफेंस के थ्रू एक एंट्री उस मार्केट में होगी। साथ ही ये कंपनी हमारी इलेक्ट्रिक बसेस में भी बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि वहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसको ट्रांस जकार्ता कहते हैं, उनकी राजधानी जकार्ता में, उसमें भी ये कंपनी पार्टिसिपेट करना चाहती है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है वहाँ हमारी कई कंपनी से बातचीत चल रही है। जहाँ तक हम अपना लोकल मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली का सवाल है, उसकी प्लानिंग चल रही है। तो आप इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सिर्फ एक गाड़ी भेजना या एक्सपोर्ट करना नहीं है, ये एक होम मार्केट एस्टेब्लिश करना है। होम मार्केट एस्टैब्लिश करना है आपको, तो यहाँ पर अभी काम और चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाल ही में आपने ड्रिवन के साथ ईवी फाइनेंसिंग पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के बाद फाइनेंशियल 27 में इलेक्ट्रिक सीवी वॉल्यूम को लेकर क्या उम्मीद है? देखिए, जहां तक ईवी का सवाल है, ये बात लगभग काफी साफ हो चुकी है कि इंडिया में जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आने वाली है, खासतौर पे सीवी सेक्टर में, उसमें इलेक्ट्रिक की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। कुछ सेगमेंट्स बहुत तेजी से आगे पेनिट्रेशन या अडॉप्शन कर रही हैं, जैसे सिटी बस है, लाइट कमर्शियल व्हीकल है। लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है कि एंटायर सीवी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक पेनिट्रेशन काफी अच्छा रहेगा। एक नंबर देना ठीक नहीं है, लेकिन मोटा मोटा हम कह सकते हैं, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने भी देखी हैं, हमने देखी हैं, कि हम कह सकते हैं कि 15 से 20% पेनिट्रेशन अगले 5-6 साल में पॉसिबल है सीवी इंडस्ट्री में। नाउ हमारा जो सीवी में ईवी में जो हमारा फोकस है वो बहुत स्ट्रांग है। हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की है नए प्रोडक्ट्स लगाने में, नई टेक्नोलॉजीज बनाने में। हमारे पास एक बहुत बड़ी ईवी बस की रेंज है, हमारे पास एक काफ़ी बड़ी ईवी इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल की रेंज है। हम अभी 100 से ज़्यादा हैवी ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी ट्रक मार्केट में हमारे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक्स। तो इसके ऊपर कंपनी का बहुत फोकस है। हमने एक नई एंटिटी स्विच क्रिएट की थी कुछ साल पहले, स्विच इंडिया, वो हम उससे बहुत खुश हैं उसकी प्रोग्रेस से। FY25 में हमने सोचा था कि वो EBITDA पॉजिटिव हो, जो वो हुई। FY26 में हमारा गोल था कि उसको पैट पॉजिटिव करें। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे कैश फ्लो पॉजिटिव करें। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री भी उस तरफ जाएगी। अशोक लेलैंड उसमें बहुत काम कर रहा है, ताकि हम एक लीडिंग पोजीशन इस इमर्जिंग ईवी सेगमेंट में ले पाए। ओके, एक आखिरी सवाल शेनु जी, फाइनेंशियल 27 के लिए रेवेन्यू और एबिटा गाइडेंस क्या हो सकती है? देखिए, जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, मैंने आपको बताया कि सीवी इंडस्ट्री एक बहुत अच्छे मोमेंटम में चल रही है। हालांकि इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है कि लास्ट ईयर, जैसा हम कहते हैं कि 2 हाफ थे उसके, पहले हाफ में इंडस्ट्री फ्लैटिश थी, दूसरे हाफ में इंडस्ट्री में बहुत तेजी से सुधार आया। इस साल Q1 बहुत अच्छा रहा है, Q2 उससे भी बेहतर रहेगा। Q3 और Q4 में एक हाई बेस था लास्ट ईयर, लेकिन फिर भी अगर मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लूं तो मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्री है, एमएससीवी इंडस्ट्री, वो एक हाई सिंगल डिजिट में बढ़ना चाहिए पूरा FY27 के लिए, और एलसीवी हमें लगता है कि थोड़ा उससे बेहतर ही करना चाहिए। सो उस हिसाब से हमें लगता है कि
इंडस्ट्री का मोमेंटम रहेगा और हमारा रेवेन्यू अकॉर्डिंगली उसके साथ ग्रो करेगा और कुछ प्राइस हाइक्स का इफेक्ट भी इम्प्रूव्ड रेवेन्यू में आएगा। तो ये तो रेवेन्यू की बात है। तो ये साल डेफिनेटली बहुत बेहतर होगा FY26 के रेवेन्यू से। जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, जैसे हमने कहा कि हमारा लगभग 100 बेसिस पॉइंट EBITDA मार्जिन में गिरावट आई है बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइस इंक्रीज। मुझे ऐसा लगता है कि कमोडिटी प्राइस इंक्रीज का जो प्रेशर है वो Q2 में भी जारी रहेगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में अभी भी बढ़ोतरी जारी है। तो Q2 भी एक चैलेंजिंग क्वार्टर होगा उस हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि Q3 में कुछ सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी और Q4 में मुझे लगता है एक टर्न अराउंड आना चाहिए कमोडिटी प्राइसिंग में। हालांकि ये सब कुछ हमें लगभग हर हफ्ता हर रोज के बेसिस पे वॉच करना पड़ेगा। तो मैं आपको कोई गाइडेंस तो नहीं दे पाऊंगा अभी बिड्डा का, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि Q1 में थोड़ा लॉस हुआ मार्जिन में, Q2 में भी कुछ चैलेंज होगा, लेकिन Q3 और Q4 में सिचुएशन काफी इंप्रूव होना चाहिए। ओके, Q3 और Q4 को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं आप। शनु जी, बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। अशोक लेलैंड के नतीजे बाजार को पसंद आए हैं, सिर्फ मार्जिन पर मामूली प्रेशर, लेकिन स्टॉक देखिए आपको 1.5-2% ऊपर अभी भी नजर आएगा। इनफैक्ट हालांकि ऊपर स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। गावस्कर, एक क्विक टेक अशोक लेलैंड पर क्या होगी? अशोक लेलैंड का बेसिकली चार्ट तो मुझे पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में एक साइडवेज जोन पर चल रहा है करीब 3 हफ्ते से, तो हो सकता है यहाँ पर 170 स्मॉल बेस बना हुआ है। मेरे ख्याल से इसका टारगेट 180 to 200 तक ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। तो मुझे पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा बेस करना है, उसके बाद अपने मिला तो डिप्स आती रहेगी, बट मेरे ख्याल से वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी अशोक लेलैंड। ओके, अशोक लेलैंड पे बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा लग रहा है गावस्कर को ये काउंटर। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्विटर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। चलिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीतू पटेल जी गुजरात से। जीतू जी नमस्कार। नमस्कार जी, प्रश्न आपका। हेलो जी मैं सुन पा रही हूँ सर, सवाल पूछें। मेरे पास KPI ग्रीन के शेयर पड़े हैं 500 से और उसकी परचेस प्राइस है 715 की। अभी क्या किया जाए उसमें? बहुत हाई साइड की खरीद है आपकी, 715 आप बता रहे हैं और स्टॉक 305 पे कर रहा है कारोबार। 52 वीक लो पर है, 52 वीक लो पर स्टॉक कर रहा है कारोबार। तो बहुत लॉस हो गया आपको, 410 रुपये प्रति शेयर का लॉस। गावस्कर, KPI ग्रीन एक महीने में 26% टूटा। पिछला हफ्ता देखिए बहुत ही खराब रहा इसके लिए, 18% की गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक चार्ट्स पर तो कमजोर हो चुका है, क्या करना चाहिए? ग्रीन रेड भी हो सकता है, ये रेड ही है, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है KPI ग्रीन में। स्ट्रक्चरली वीक है, न्यू लो पर ट्रेड कर रहा है, और भी नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है करीब 390 के आसपास। अब लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, पर ये स्टॉक मेरे पास होता है और जैसी गिरावट है आई वुड एग्जिट कर सकते हैं KPI ग्रीन में। लॉस बुक करने की सलाह है, क्योंकि और गिरावट यहाँ पे आ सकती है तो आपका लॉस बड़ा हो सकता है KPI ग्रीन में। तो फिलहाल एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी अपनाएं। अच्छा, कुछ और सोशल मीडिया क्वेरीज भी ले लेते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे सवाल आए हैं गावस्कर और दर्शक पूछ रहे हैं। पहला सवाल मैंने अभिषेक जी का लिया है। अभिषेक जी कह रहे बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SBI कार्ड्स पर 40 शेयर्स हैं SBI कार्ड के, 626 के लेवल पर ले रखा है इन्होंने। SBI कार्ड का चार्ट रख दीजिएगा स्क्रीन पर एक बार। तो क्या किया जाए? मामूली प्रॉफिट में स्टॉक ये भी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा गावस्कर। देखिए, अगर ये ट्रेडर है तो प्रॉफिट में निकल जाइए, पर ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्ट है, निवेशक है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। फिर होल्ड कहाँ अभी ट्रेड करें 632, क्योंकि जो बाउंस हुआ है लोअर लेवल से करीब अराउंड 560 के आसपास, उससे लगता है कि ये बॉटम आउट हो चुका। अब बॉटम आउट होने के बाद करीब 5-6 हफ्तों से एक साइडवेज जोन पर है, लेकिन इसमें वीकनेस नहीं है। साइडवेज जोन है, वीकनेस नहीं है, एक कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से एक अपमूव फिर शुरू होगा, फिर 700 चला जाएगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, अगर इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर तो मेरे ख्याल से ये होल्ड है, पॉसिबली 700 का जोन भी देख सकते हैं SBI कार्ड। ओके, अगर आप शॉर्ट टर्म के
लिए SBI कार्ड पर पूछ रहे हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग से मीडियम से लॉन्ग टर्म है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ये राय गाबा सर की तरफ से आती हुई। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र जी सहारनपुर से। महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार श्रेया जी, नमस्कार गाबा जी। मेरा क्वेश्चन ये है टाइटन के ऊपर। मेरे पास 25 शेयर है 2150 के हिसाब से, तो मैं उसको बेचूं या रखूं? और दूसरा क्वेश्चन आइशर मोटर पे है, तो वो 2500 के हिसाब से 30 शेयर है मेरे पास, उसके लिए प्लीज एडवाइस करिए आप। अच्छा, वाह, दोनों में इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको। टाइटन से शुरुआत करते हैं, 2150 आपने बताई और 5075 पे कर रहा है कारोबार। गजब के प्रॉफिट में करीब करीब 3000 प्रति शेयर का प्रॉफिट तो आपको अच्छे तरीके से हो रहा है यहाँ पर। ये तो टाइटन कंपनी गाबा सर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है ना? क्या करना चाहिए इनको? पोर्टफोलियो में रहने देना चाहिए, छोड़ना है, उसको पैसे नहीं करना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो स्टॉक है, आपकी कॉस्ट बहुत कम है, आपको अगर पैसे की जरूरत है, फ्लैट लेना हो तो ठीक है, अदरवाइज मेरे ख्याल से स्टॉक पोर्टफोलियो में ही रहने देना चाहिए। सो इज द केस विद फोर्स मोटर्स। बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। इसमें जब भी कोई वीकनेस आती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, इसका साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो स्टॉक स्टे इन पोर्टफोलियो। नहीं, फोर्स मोटर पे तो ये राय हो गई सर, लेकिन इनका सवाल आइशर मोटर्स पे था। 8076 पे कर रहा है कारोबार और यहाँ पर इनकी खरीद 2500 की है, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। मेरी गलती हो गई, एग्जैक्टली द सेम केस विद आइशर मोटर्स। अब ट्रेड करा है 8072 में, तो बाउंस मिला है फ्रॉम 6600 के हिसाब से। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक आइशर मोटर्स। कंटिन्यू होल्डिंग इट प्लीज, रिक्वेस्ट यू। देखिए, दोनों स्टॉक आप होल्ड कर सकते हैं, टाइटन और आइशर मोटर्स, क्योंकि महेंद्र जी आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है फिलहाल तो अपने पोर्टफोलियो में बने रहिए, और क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पे आए हैं, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर दर्शक पूछ रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक किया है मैंने वो पिक किया है, ओके ठीक है। भारती एयरटेल पर ये क्वेश्चन आया है। ये पूछ रहे हैं कि प्राइस बेस प्लान चेंज करने के बाद अपने एक हाइक देखा, फिर चल नहीं रहा स्टॉक, क्या किया जाए? गाबा सर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यहाँ पे भारतीय एयरटेल में तो 1 दिन की चांदनी थी, फिर स्टॉक प्रेशर में। देखिए, अभी शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो प्रेशर में सब दिखेगा। हाँ, लेकिन बेस है भारती का 1750 और 1950 जो बेस बना हुआ है ना, बहुत ही बढ़िया बेस बना हुआ है। उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है, मेरे ख्याल से वो करीब 2000 तक ले जाएगा। अब 1985 है, 2000 भी टच चला गया। अभी 2000 पे नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो कल हुआ है मेरे ख्याल से, फ्राइडे को टच हुआ है 2000, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है नॉर्मली। अब यहाँ पर थोड़ा वक्त गुजारेगा, फिर आपको मिलेगा, फिर 2100-2200 चला जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। स्टॉक बढ़िया है, दो ही तो हैं कंपनी जो इस क्षेत्र में, तो इस होल्ड भारतीय एयरटेल। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड है भारतीय एयरटेल, होल्ड कर सकते हैं। गाबा से की राय। अच्छा, एक और काउंटर पर सवाल आ रहा है, वो है मारुति सुजुकी पर, और ये स्टॉक मैं देख रही थी जहाँ पे दूसरे काउंटर्स ने ऑटो स्पेस से गाबा सर अच्छा परफॉर्म किया है, मारुति ने थोड़ा निराश ही किया है। अब यहाँ पे क्या मुनाफा बढ़ेगा इनका? इनकी खरीद उन्होंने बताई नहीं, बस कह रहे हैं कि प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड कर सकते हैं? मारुति में टेम्पररी निराशा हो सकती है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, लेकिन बेसिकली जब चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। जो बेस बना है करीब 12000 के आसपास, बहुत ही बढ़िया बेस पर। अब ट्रेड करा 13887, मैटर ऑफ टाइम 15000 भी चला जाएगा, 15000, 16000 भी चला जाएगा। वक्त लगे, इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द मार्केट। तो मेरे ख्याल से इज अ होल्ड भारतीय। जब भी उसमें कोई गिरावट आती है ना, इट्स अ सेफ स्टॉक टू बाय एंड होल्ड। मारुति। हाँ, मारुति सुजुकी होल्ड है। गाबा सर की तरफ से ये नजरिया, स्टॉक में दमखम नजर आ रहा है लंबी अवधि के नजरिए से। बहुत शुक्रिया गाबा सर आज जुड़ने के लिए, सारे सवालों के जवाब देने के लिए। वक्त हो रहा शो को वाइंड अप करने का, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए, जिनके भी सवाल रह गए होंगे। कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।